चलिए, टॉपिक तो सुना सुना है। चैप्टर नंबर 4 है आपकी 12th की फिजिक्स का, ठीक है। जो जिन लोगों ने बताया कि चौक का नियम पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बाद यही चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, ठीक। कुछ बताएंगे इसके बारे में, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सन 1820। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस ऑरस्टेड। पहले 1820 के पहले समझते हैं क्या चल रहा था, फिर 1820 के बाद समझते हैं क्या चल रहा था। 1820 के पहले ये माना जाता था कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे आप अपने सिलेबस में जब चलेंगे तो शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो वैद्युत क्षेत्र के हैं, चौथा, पांचवा, छठवां किसके हैं? चुंबकीय क्षेत्र के। 7वां है प्रत्यावर्ती धारा, जिसका उन दोनों से कोई वास्ता नहीं है। और 8वां है जिसमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र मिक्स हो जाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। फिर दूसरी बुक शुरू हो जाती है, उसमें ऑप्टिक्स चलती है, परावर्तन, अपवर्तन, फिर द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक करते हुए चैप्टर आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो मेरे समझ से जिसने भी जहाँ भी पढ़ा होगा 3 चैप्टर तो मिनिमम हर जगह हो ही गए होंगे, यानी कि या तो ये चैप्टर चल रहा होगा, ये चैप्टर खत्म हो गया होगा। क्लियर है? तो हम लोग इसी की शुरुआत करेंगे ताकि कुछ चीज़ें आप लोग बताते भी जाएं और कुछ चीज़ें मैं भी बताता जाऊँ आपको। सन 1820 के पहले ये माना जाता था कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र अलग है, वैद्युत क्षेत्र में अगर काम करना है तो किसकी आवश्यकता है? धारा की आवश्यकता है। समझ रहे हैं कैसे? आपने कुछ सूत्र पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा V बराबर IR, एक पढ़ा होगा V बराबर ED या E बराबर V/D, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र है, V क्या है? विभव या विभवांतर, और ये I क्या है? धारा। क्लियर है? पहले क्या आया? विभवांतर, विभवांतर से क्या आई? धारा। विभवांतर आने के लिए क्या आया? वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? जैसे बैटरी हम लगाते हैं तो बैटरी क्या देती है? विभवांतर देती है। विभवांतर का मतलब क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी d है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? एक वैद्युत क्षेत्र, जिसका मान क्या होगा? V/D। ये V का मान विभवांतर है, ठीक है। जनरली हम लोग विभवांतर को किससे दिखाते हैं? डेल्टा V से, लेकिन ये V कैसे आ रहा है इसको भी समझिएगा। एक बहुत बड़ी हम लोग के मन में भ्रांति रहती है जब भी बैटरी बनाई जाती है, 99% लोगों के मन में वो लोग कहते हैं कि ये धन प्लेट है और ये क्या है? ऋण प्लेट है। ये सरासर गलत बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ना तो वो धन प्लेट है, ना तो वो ऋण प्लेट है, ठीक। ये दोनों प्लेटें, और ना तो ये वास्तव में देखने में बड़ी छोटी होती है। दोनों प्लेटें क्या होती हैं? सेम साइज की। जब आप एक्चुअल में इनको देखेंगे किसी बैटरी में तो ये क्या होंगी? सेम तरह की। पहली बात तो जब एक बनाई जाती है तो वो सेल होती है। जब एक बनी हो तो क्या है? सेल। और कई सेलों का अगर मैं समूह बना दूं तो ये क्या है? बैटरी। बैटरी क्या है? सेलों का समूह। क्लियर है? खैर, ये जो बड़ी प्लेट है इसका मतलब होता है कि ये उच्च विभव पर है। किस पर है ये? और जो छोटी प्लेट है ये निम्न विभव पर है। इसलिए इनका जो आकार है वो बड़ा छोटा किया गया है कि जो बड़ी है वो किसको दिखा रही है? उच्च विभव को, और जो छोटी है वो किसको दिखा रही है? निम्न विभव को। अब बारी आती है विभवांतर की। जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक 20 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? तो ये 20 वोल्ट विभव है कि विभवांतर है? ये जो 20 वोल्ट है, जैसे आप कहते हैं ना 12 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी। पुराने जो फ़ोन आया करते थे उसमें छोटे वाले में रहा करती थी 3 वोल्ट की या 3.8 वोल्ट की। अब जो आप फ़ोन आजकल यूज़ करते हैं उनमें 5 वोल्ट की। चार्जर आप देखते हैं, चार्जर में घर जाके देखिएगा उसमें लिखा रहता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो ये वोल्ट जो दिया रहता है ये क्या दिया रहता है? विभवांतर की विभव? विभवांतर हमेशा। अब विभवांतर का मतलब ही है विभव का अंतर। तो एक विभव इसका और एक विभव इसका, इन दोनों के विभव का जो अंतर है वही क्या है? विभवांतर। अगर आपको 20 वोल्ट की बैटरी दी गई है तो आप ये नहीं बता सकते कि वास्तव में इसका मान कितना है और इसका मान कितना है। अंतर मालूम है दोनों का। हो सकता है कि ये 30 हो सकता है ये 10 हो। कितना मिलेगा? 30 माइनस 10 20। हो सकता है ये 40 हो सकता है ये, समझ रहे हैं, फिर भी कितना मिलेगा? 20। हो सकता है ये 20 हो और ये कितना हो? 0, तब भी कितना मिलेगा? 20। हम लोग हमेशा यही केस लेकर चलते हैं अपनी सुविधा के लिए कि जितना विभवांतर है आपका उतना विभव दे दीजिए बड़ी वाली प्लेट को और छोटी वाली को दे दीजिए 0। अंतर किसके बराबर आएगा? इसके। इसलिए कहीं कहीं विभवांतर डेल्टा V और कहीं कहीं V
क्यों? मान लीजिए विभवांतर हमने कितना माना इस बैटरी का V, तो इसको पूरा V दे दिया, इसको कितना दे दिया 0 दे दिया, तो V माइनस 0 कितना आ गया V, तो V क्या है यहाँ पर विभवांतर, याद रखिएगा इस सूत्र में V क्या होता है विभवांतर। धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है विभवांतर, ऊष्मा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है तापांतर। ऊष्मा का प्रवाह कब होगा, जब दो वस्तुओं के ताप में क्या होगा अंतर होगा, और कहाँ से कहाँ, उच्च ताप से निम्न ताप, ठीक है। इसी तरह धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, तभी आप धारा की दिशा कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से और फिर यहाँ से वापस। बात को समझ में आ रही है? कोई भी वस्तु अगर आपको स्वतः प्रवाहित करानी है अपने आप, तो उसके लिए हमेशा उच्च से कहाँ आना पड़ेगा निम्न। जैसे जब हवा चलती है तो कहाँ चलती है हमेशा, उच्च दाब से निम्न दाब। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप, धारा उच्च विभव से निम्न विभव अपने आप, ठीक है। पानी को अगर फ्लो कराना है तो ऊंचाई जो ऊपर है अधिक ऊंचाई है वहां से कम ऊंचाई में अपने आप। जैसे छत में टंकी रखी है, टंकी से क्या निकालना है, इस क्षेत्र में है सब, बारह बी बहुत दिन बाद मिले हो क्यों, बहुत दिन बाद मिले हो क्या, उम्मीद नहीं थी कि आएगा, आ गया तभी तुम इतना खुश हो गए अचानक से उसे देख कर। चलो खैर, कुछ बातें समझ में आ रही है। तो धारा की दिशा हमेशा कहाँ से होती है, उच्च विभव से। बड़ी वाली जो प्लेट है ये उच्च विभव है, छोटी वाली प्लेट है निम्न विभव। धन ऋण नाम की कोई चीज नहीं। मैंने आपको बताया कि 20 वोल्ट मान रहा हूँ, तो इसको कितना मान लिया मैंने, मान लीजिए 30 और इसको मान लिया 10, तो देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, अंतर करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। बात क्लियर है? बड़ा बनाने का मतलब है उच्च विभव, छोटा बनाने का मतलब है निम्न विभव। इसके विभव का मान हमेशा बड़े वाले से छोटा होगा। बात क्लियर है यहाँ तक की? चलिए, तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि 1820 के पहले तक ये माना जाता था कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। एक के रास्ते इस तरफ है और एक के रास्ते इस तरफ है। ये दोनों चल रही हैं। जो IIT वाले हो वो अपनी अटेंडेंस इसमें भरे। इसमें देखिए दो ये स्लिप है, एक पे IIT लिखा है और एक पे नीट लिखा है। जो बायो ग्रुप के बच्चे होंगे वो नीट वाले भरेंगे अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, और बगल में क्या रखना है, साइन रखना है। और जो मैथ वाले बच्चे हैं वो किसमें भरेंगे, IIT में, ठीक है। ये दोनों साथ साथ चलेगी, जो आपके मतलब की उसमें काम करिएगा, बाकी एक ही साथ दोनों को पहुंचाते जाइएगा, ठीक है ना, एक एक करके। 1820 के पहले क्या कहानी थी कि वैद्युत क्षेत्र अलग चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अलग। माना जाता था कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र में काम करना है तो किसकी आवश्यकता है, धारा और विभवांतर की। अगर चुंबकीय क्षेत्र में काम करना है तो चुंबक चाहिए। क्या चाहिए, चुंबक चाहिए। दोनों फिनोमेना को क्या माना जाता था, अलग अलग, ये अलग घटना है और ये अलग घटना है। खोज दोनों की हो चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं स्थापित हो पाया था, एक अलग और एक अलग। पहली बार ऐसा हुआ सन 1820 में। इन वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में इन्होंने किया क्या, एक तार लिया AB, इस तार को एक बैटरी और एक कुंजी, कुंजी मतलब की, बटन से जोड़ दिया। अब आप जानते हैं कि धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। जब कुंजी बंद करेंगे तो यहाँ से धारा बहने लगेगी, जब कुंजी खुली रहेगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी, चुंबकीय सुई। कितने लोग चुंबकीय सुई जानते हैं, चुंबकीय सुई नाम है उसका, चुंबकीय, हाँ बताओ। कंपास तो अलग चीज हो गई, कंपास में जो सुई लगी रहती है वो है चुंबकीय सुई। कंपास देखा किसने, जो दिशा बताता है, उसमें जो सुई होती है वही क्या है, चुंबकीय सुई। करती क्या है चुंबकीय सुई, जब किसी चुंबक के प्रभाव में आती है। चुंबक के प्रभाव का मतलब चुंबक के चारों तरफ क्या होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, आवेश के चारों तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र, तो उसी तरह चुंबक के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब कोई चुंबकीय सुई किसी
चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आती है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाती है। कहाँ घूम जाती है? उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाती है। तो सुई को अगर घुमाना है तो क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर एक सुई रखी, एक तार लिया, एक बैटरी और एक की। ठीक, अभी जब ये सामान्य चल रही थी, इन्होंने इस की को बंद कर दिया। जैसे ही इन्होंने इस बटन को बंद किया, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बटनें हम यूज करते हैं इनको बोलते हैं यांत्रिक स्विच, मैकेनिकल स्विच, हाथ से दबाने खोलने वाले। इनका और इनका सिस्टम जस्ट अपोजिट। जब हमने कहा स्विच बंद कर दिया, मतलब अब ये सिस्टम चालू हुआ है। बंद करने का मतलब यहाँ से जोड़ दिया। जब कहा स्विच खोल दिया, खोलने का मतलब यहाँ से खुल गया, अब कोई काम ना होगा, धारा ना प्रवाहित होगी। बात समझ रहे हैं? तो इसने क्या किया, यहाँ से इसको जोड़ा, यानी कि स्विच को क्या किया, ऑन किया, तो यहाँ से तुरंत क्या निकली, धारा। और ये धारा कहाँ से प्रवाहित हुई? इस तार से। जैसे ही इस तार में धारा प्रवाहित हुई तो उसने ये देखा कि जो चुंबकीय सुई थी वो विक्षेपित हो गई। क्या हो गई? वो पहले ऐसे थी, अब कहाँ चली गई? ऊपर की तरफ। उसको लगा कुछ लग रहा है, गलती हो गई, तो उसने इसको फिर से खोल दिया। जब इसने इसको खोल दिया तो ये सुई जो ऊपर गई थी फिर से नीचे आ गई। फिर से बंद किया, फिर ऊपर, फिर खोला, फिर नीचे। जब धारा प्रवाहित होती थी तो सुई ऊपर जाती थी, धारा प्रवाहित नहीं होती थी तो सुई अपनी जगह पे आ जाती थी। उसने कहा कुछ और करके देखते हैं, तो उसने क्या किया, इस धारा की दिशा बदल दी। धारा की दिशा बदलने का मतलब समझ रहे हैं कि ये आपका तार है ए बी, धारा की दिशा बदलनी है तो क्या करिए, निम्न विभव इधर ले आइए, उच्च विभव इधर ले आइए। तो ये हो गई छोटी प्लेट, ये हो गई बड़ी प्लेट, यहाँ पर की पहले से लगी है और इसको यहाँ से जोड़ दिया। जब इसने इसको बंद करके धारा कहाँ से प्रवाहित कराई? इस तरफ से। तो जो सुई पहले इस तरह रखी थी, पहले कहाँ जा रही थी? ऊपर। अब ये कहाँ जाने लगी? नीचे। कहाँ जाने लगी? ये नीचे। मतलब उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब जब तार में धारा प्रवाहित होती है तब तब ये जो सुई है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से विक्षेपित हो जाती है। अब सुई विक्षेपित इसके पहले तक तभी होती थी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आए। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि ये सुई जो है ये धारा की वजह से विक्षेपित हो रही है। किसकी वजह से विक्षेपित हो रही है? धारा की वजह से। ये घटना पहली बार कब मिली इनको? 1820 में। अच्छा, सुई विक्षेपित तभी हो सकती है जब यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। तो उसने अपना पूरा कमरा ढूंढ लिया, देखा कि कहीं कोई चुंबक छुपा तो नहीं रखा है। जब पूरा कमरा ढूंढ के वो संतुष्ट हो गया कि नहीं कुछ नहीं है, तब फिर उसने, वैज्ञानिक था, झंडू बाम तो था नहीं कोई हमारी तुम्हारी तरह, इतना तो दिमाग उसके पास था ही कि समझ गया कि अगर कहीं चुंबक कोई नहीं है तो इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो इस धारा की वजह से हो रहा है। अब चीजों को उसने जोड़ना शुरू किया। उसको ये तो मालूम था कि अगर सुई विक्षेपित हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र आया होगा। इसके पहले तक पता यह था कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक भर से आता है। अब चीजें नई आई। नई क्या आई कि ये जो धारावाही चालक तार है, ऐसा तार जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये सुई रखी है, इसलिए ये क्या हो गई? विक्षेपित। धारा तुमने बंद की, चुंबकीय क्षेत्र खत्म, सुई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तुमने धारा फिर प्रवाहित की, फिर से धारा यहाँ से बही, फिर से क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये सुई क्या हुई? विक्षेपित हुई। तो यहाँ से ओरस्टेड ने क्या कथन दिया कि कोई धारावाही चालक तार अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ रहे हैं? कोई भी चालक तार होगा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? ये घटना कुछ वैसी थी जैसी आवेश वाली घटना थी चैप्टर 1 में, कि किसी आवेश के पास कोई दूसरा आवेश आता था तो उस पर बल लगता था। अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण का बल, और विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण का बल। कैसे लगता था? क्यों? क्योंकि एक आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता था? वैद्युत क्षेत्र। उसके वैद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश जब आता था तो उस पर बल लगता था। यही कहानी यहाँ है। तार ने अपने चारों तरफ क्या बनाया? चुंबकीय क्षेत्र। उसके चुंबकीय क्षेत्र के बगल में ये सुई रखी थी, इसलिए ये क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। फिर जब हमने ये पढ़ा था वहां पर कि समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित। तो ये प्रतिकर्षण और आकर्षण एक बल है। इस बल का मान किसने बताया? न्यूटन ने। इस बल कूलाम ने। इस बल का मान किसने बताया? कूलाम ने। क्या कहा कि जो F होगा वो होगा K Q1 Q2 बटे R²।
मतलब उन आवेश के कारण जो क्या लग रहा है, बल लग रहा है, वो इतना होगा। जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, KQ/R²। तो हमने ये तो यहाँ से पढ़ लिया ऑयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन वो कितना होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बन तो गया, वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। दूसरी बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो अगर होगा भी तो दिशा कहाँ होगी। सदिश राशियों को पढ़ते समय सबसे ज्यादा किसका ध्यान देना पड़ता है, उनकी दिशा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। पहले तो ये देखना था कि मान कितना मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है वो कितना है, और दूसरी चीज ये देखनी थी कि उसकी दिशा कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए हमारे पास आया मान बताने के लिए बायो-सैवर्ट का नियम। सबने नाम सुना होगा मेरे समझ से। चलिए बात करते हैं उसकी भी। बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट ने क्या कहा कि चलिए मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, तार है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। अब हमें तो यही जानना था कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये क्या बनाएगा अपने चारों तरफ, चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो बायो-सैवर्ट ने कहा हम ना बता पाएंगे। उसने कहा इस पूरे तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बन पा रहा है ये हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ काम करेंगे आधा, और आधा काम आपको अपनी बुद्धि से करना है। तो क्या बताया उसने, उसने कहा कि मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा तार का टुकड़ा लिया है, छोटा सा, इसको बोलते हैं अल्पांश, अल्प अंश, छोटा सा अंश, कितनी लंबाई का, DL लंबाई का। कितनी लंबाई का, DL लंबाई का। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर बताइए जरा चुंबकीय क्षेत्र कितना बना पाएगा ये तार, अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो हमने इस DL से इस R को मिला दिया, इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, और इस दूरी को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है। तो बायो-सैवर्ट ने क्या कहा, इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो हम बता सकते हैं। अगर आपको पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो आप समाकलन कर दीजिएगा। हम छोटे से टुकड़े की वजह से जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बता दे रहे हैं, पूरा चाहिए होगा तो क्या कर दीजिएगा, समाकलन कर दीजिएगा। तो लोगों ने कहा तुम थोड़ी सी ही बता दो। तो इसने कहा इस छोटे से DL की वजह से जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र DB होगा, जहां भी D लग जाए गणित में, फिजिक्स में, वो इसका मतलब छोटे की बात हो रही है, स्मॉल। तो उसने कहा ये जो DB है ये इस धारा की क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक। उसने कहा ये जो DB है ये इस DL जो छोटी सी लंबाई की है इसमें भी क्या होगा, समानुपाती होगा। उसने कहा ये जो DB है ये साइन थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। उसने कहा ये जो DB है ये अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक। अब इन सबको मिला दिया अगर जाए तो एक साथ हम लिख सकते हैं DB प्रोपोर्शनल टू I/DL sin थीटा बटे R²। सब जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो क्या लगता है, तो DB बराबर के I/DL sin थीटा बटे R²। ये तार की वजह से नहीं है, इस छोटे से DL की वजह से है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। पूरे के लिए निकालना होगा क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो DB का समाकलन कितना मिलेगा, B, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, समाकलन का चिन्ह। क्लियर है। अब इस K की बात कर लेते हैं यार, जहां K क्या है, नियतांक है, जहां K क्या है, नियतांक है। अगर MKS मात्रक में बात करें और कहां बात करें, CDS मात्रक में, कितना मान होता है इसका MKS में K का, तुम्हें से पूछ रहा हूं, बगल में और चलते रहो लाइन लगा के, सरेंडर। हाँ, इस K का मान ये जो यहाँ पे K आता है मालूम है, और बगल में और
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं है। और पीछे इसके का मान मालूम है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एमकेएस में कि सीजीएस में? एमकेएस में पक्का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कि म्यू अपॉन 4 पाई? म्यू लिखेंगे कि म्यू नॉट लिखेंगे? बगल में पक्का हमेशा हमेशा म्यू नॉट लिखा जाएगा। म्यू म्यू नॉट नहीं लिखना। अच्छा म्यू नॉट 4 कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? हाँ बगल में हाँ म्यू क्यों होगा? म्यू नॉट कब होगा और म्यू कब होगा? जब कहेगा निर्वात है या वायु है तो म्यू नॉट होगा। जब कहेगा कोई माध्यम है तो क्या होगा? म्यू होगा। तो अपनी तरफ से जबरदस्ती म्यू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब कह दे कि माध्यम क्या है? निर्वात, तो ये किस में बदल जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई। और इसका मान भी होता है 10 की घात -7। ठीक है, मात्रक की बात अभी कर रहे हैं इसी सूत्र से। खैर सीजीएस में कितना मान होता है इसका? ये नहीं पढ़ा है क्या बगल में? और कोई? कितना होता है? 1। सीजीएस में के बराबर कितना होता है? 1। ठीक, थोड़ा और पीछे चलो। कूलाम का नियम के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एमकेएस में के का मान 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन और सीजीएस में 1। लोग एडवांस नहीं, सब इंटर का है। तुमने पढ़ा नहीं हो, भगवान जानता है क्यों नहीं पढ़ा। खैर तो देखिए जरा ध्यान से, के का मान सीजीएस में कितना है? 1। एमकेएस में अगर निर्वात है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलो मात्रक निकालते हैं इसका। देखो 4 पाई तो संख्या है, कोई मतलब गरज नहीं। इधर आ जाइए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? टेस्ला। ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। ये आई कहाँ आएगा? नीचे, तो क्या बनेगा? एम्पियर। और ये एल नीचे आएगा डीएल, तो क्या बनेगा? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। क्लियर है? किसका मान है ये? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कितना? 10 की घाते -7। या आप ये भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट का मान है 4 पाई, गुणा करा दीजिए। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। बात क्लियर है यहाँ तक? तो हाँ, के का मात्रक एक होता है सीजीएस में, जैसे एमकेएस में इतना होता है। तुम मुझे ये समझा दो कि इतना एमकेएस में कैसे होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा सीजीएस में कैसे। तो मात्रक मान है ना, नियतांक के। क्या है वो? नियतांक। तो नियतांक सीजीएस में इतना है, एमकेएस में इतना है। यहाँ पर नहीं, यहाँ भी, यहाँ बस नहीं, यहाँ भी। बात समझ रहे हैं? ठीक है। कूलाम वाले में भी, कूलाम वाले में भी जो नियतांक है, अगर एमकेएस की बात करेंगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन। अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट। और अगर सीजीएस में चलेंगे तो जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं आगे चल के, वो सब सीजीएस मात्रक पद्धति का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सीजीएस का। उसका एक फायदा है कि जितने बड़े बड़े कांस्टेंट ये सब एक हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। तो झाम से मतलब है नहीं, सीधा सीधा। अब बाद में आंसर आ गया, उसको बदल लिया। भाई अगर सीजीएस मात्रक में काम करेंगे तो जो बल का मान है वो न्यूटन की जगह टाइम में आने लगेगा।
और बाद में टाइम को निकल बदल लेंगे, लेकिन जो पूरा कैलकुलेशन था उसका नामो निशान मिट गया, यहाँ से इसका नामो निशान मिट गया। बहुत से ऐसे कांस्टेंट हैं जो आप पढ़ेंगे आगे चल के भविष्य में, जिनके मान सीजीएस पद्धति में एक हो जाते हैं। क्लियर है? तो क्या बताया बायो सेवर्ट ने कि अगर छोटा सा अल्पांश लेंगे, क्या लेंगे? छोटा सा अल्पांश, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। अगर पूरे तार के कारण चाहिए, इसके कारण चाहिए, पूरे तार के कारण, तो क्या कर दीजिए इसका समाकलन, और यहाँ भी क्या कर दीजिए समाकलन। क्लियर है? आप जानते हैं dx का x, dy का y, dz का z, तो dv का d, k ideal sin थीटा बटे r स्क्वायर। अब जिस तरह की सिचुएशन देगा उस तरह समाकलन अपना काम करता रहेगा। ठीक? जितने भी नियम हैं जिनमें बटे में r स्क्वायर आता है, उनके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं उनको? वर्ग व्युत्क्रम नियम। वर्ग व्युत्क्रम नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो भी जो लिखा है ऊपर वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। एक ये हो गया। अब एक आप बता दीजिए। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, वो भी क्या है? वर्ग व्युत्क्रम नियम। वो भी क्या है? वर्ग व्युत्क्रम। ये भी क्या है? वर्ग व्युत्क्रम। ये भी क्या है? वर्ग व्युत्क्रम। बात क्लियर है? बोलो। तो ये तो हो गया इसका। कोई नोट, किसी को नोट करना है? करना है? कर लो फिर अपने हिसाब से, देख समझ के कहाँ पर क्या लिखा है। जल्दी नोट करिएगा, समय ना खराब करिएगा, ताकि और दो चार चीजें पढ़ें। हो गया? आगे बढ़े? बिठा दे। चलिए, परिमाण तो मिल गया चुंबकीय क्षेत्र का। अब बात किसकी करते हैं? दिशा की। हाँ, इसका जरा सदिश रूप देख लीजिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है इस वाले समीकरण का। चलिए, लगा दीजिए इसके ऊपर सदिश म्यू नॉट, चलो यही लिखा है। कोई बताएगा सदिश रूप? कोई सदिश रूप बताएगा? पढ़ा है किसी ने? सदिश रूप का मतलब ये होता है कि बाएं पक्ष में भी एक सदिश आ जाए और दाएं पक्ष में भी कोई सदिश आ जाए। ठीक? और ऐसा सदिश आए कि मान भी क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं I dl क्रॉस r बटे r क्यूब। क्या यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं? देखा जाएगा ध्यान से। I a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, यानी कि dl इंटू r इंटू साइन थीटा। हमें चाहिए केवल dl साइन थीटा, तो जो एक r था वो नीचे वाले एक r से कट जाएगा, तो नीचे r स्क्वायर बचेगा, तो यहीं पहुंच जाओगे। समझ रहे हो ना? ये क्या है? इसका सदिश रूप। क्यों लिखा गया है सदिश रूप? इस b की दिशा निकालने के लिए। ठीक?
अगर कोई सदिश C A क्रॉस B के बराबर है तो C की दिशा कैसे निकालते हैं? देखो यही सिचुएशन है, ये सदिश C, यहाँ पे सदिश DB, A क्रॉस B, DL क्रॉस R, मतलब दो सदिशों के सदिश गुणन से जब तीसरा सदिश मिले तो उस तीसरे सदिश की दिशा कैसे निकाली जाती है? कौन सा नियम है? पेंच नियम, स्क्रू रूल। क्या कहता है स्क्रू रूल? कि जहां दोनों सदिश मिल रहे हो वहां किसको रखिए? स्क्रू को, और पहले से दूसरे की तरफ स्क्रू को घुमाइए तो क्या मिलेगा आपको? उन दोनों के क्रॉस की दिशा। क्या मिलेगी? उन दोनों के क्रॉस की दिशा। ठीक, अब इसकी दिशा के लिए देखिए करना क्या है। अब इसके अलग अलग लोगों ने नाम दे रखे हैं कि मैक्सवेल का अंगूठे का नियम, इसका भी अंगूठे का नियम। आप लोग याद रखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। कुछ लोग इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ठीक है। खैर, ये कुछ लोग इसको एम्पियर के तैरने का नियम भी बोलते हैं। तमाम तरह के नाम है। खैर, नाम पे जाइए, काम पे जाइए। क्या कहता है ये नियम? मान लीजिए आपके पास तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, ऊपर की तरफ, तो ये तार अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ से पता चल जाएगा? बायो साइवर्ट से। और दिशा निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दाहिने हाथ के अंगूठे के। ये जो पूरी 2-3 चैप्टर की यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें मेन कहानी केवल दिशा निकालने की है। जिसको दिशा निकालना आ गया उसका सब काम हो गया, और यही आता नहीं है, ठीक है ना। क्या करिए? दाहिने हाथ को इस तरह खोलिए कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हो, मतलब ये कोण कितना हो? 90। ये 90 दिख रहा है, ठीक। अंगूठे को करिए धारा की दिशा में, अंगूठे को करिए धारा की दिशा में। उंगलियों को उस तरफ करिए जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना हो। जैसे मान लो मुझसे किसी ने कहा यहाँ पर बताओ, इस बिंदु P पर, तो मैंने क्या किया? अंगूठे को किया धारा की दिशा में, उंगलियों को किया इस बिंदु की तरफ, और उंगलियों को मोड़ना है। क्या करना है? मोड़ना है। कहाँ जा रही है? बोर्ड के अंदर। मोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगी? बोर्ड के अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। अंदर को दिखाते हैं क्रॉस से। अंदर को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। कोई कहे इस तरफ बताइए कोई बिंदु Q है, तो कुछ नहीं, काम वही। अंगूठे को करना है धारा की दिशा में, उंगलियों को करना है बिंदु की तरफ, और मोड़ना है। कहाँ आ रही है? बाहर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किस तरह है? बाहर। डॉट। ये डॉट क्रॉस कहाँ से चले? पहले के जमाने में लोग तीर बहुत खेला करते थे, है ना, महाभारत जमाने की बात है। तो इसका जिसने भी इसके बारे में बताया तो उसने कल्पना तीर की कि जब तीर बोर्ड के अंदर जा रहा होगा तो आपको तीर का पीछे का हिस्सा दिख रहा होगा जो कैसा होता है? क्रॉस। और जब तीर बाहर की तरफ आ रहा होगा तो क्या दिख रही होगी? नोक दिख रही होगी। तो इसलिए बाहर को किससे दिखाते हैं? नोक से, और अंदर को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। मतलब सोचने समझने की बातें हैं, जिसने जैसा समझा दिया सोच लिया वही चल रहा है। बात समझ रहे हैं? अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना के दिखाई कैसी बनेगी, तो उसके लिए कुछ बहुत विशेष काम नहीं करना। ये तार है, ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो रख दो अंगूठे को, ठीक। अब घुमाना शुरू करो, देखिए घुमा। अब जब नहीं घूम पा रहा, हाथ की मजबूरी है कि वो कुछ ही घूम सकता है, पूरा नहीं घूम सकता। अगर ठीक ठाक आदमी का हाथ है, चुड़ाई उड़ाई दो तो हाथ लगे, चाहे यहाँ से घुमाते चाहे यहाँ से घुमाते, आधा आधा 2 बार में घुमा के देख लेते हैं। अंगूठे को किया धारा की दिशा में, मोड़ा, इतना तक मोड़ चुके हैं। अब अंगूठा इसे लगा लो और फिर पूरा इधर का मोड़ दो। वृत्त बन रहा है कि नहीं? देखिए बन रहा है कि नहीं? तो अगर इसकी मुझे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी होंगी तो कैसी बनेगी? देखिए यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से बाहर। बात समझ रहे हैं? तो जो आपके कैसे तार होते हैं, सीधे तार, उनकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वृत्ताकार। कैसी होती हैं? वृत्ताकार। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, धारा प्रवाहित हो रही।
बात समझ रहे हैं? धारा की दिशा निकालनी है, कैसे निकालेंगे? अंगूठे को करिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, अंगूठे को करिए धारा की दिशा में। मान लो धारा नीचे होती तब इधर बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर देखना है अंगूठे को करना है धारा की दिशा में, तो उंगलियों को करना है बिंदु की तरफ मोड़ना है। कहाँ मोड़ेंगी? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है इस बार? यहाँ देखना हो कहाँ है? अंदर की ओर। कुछ दिमाग में जा रहा है हल्का फुल्का 2-4%? आओ चलिए, इसको नोट करना है किसी को? करो करो। इसमें लिख लीजिएगा आप लोग क्या? अंगूठे को धारा की दिशा में करके उंगलियों को मोड़े। ठीक है, दाहिने हाथ की बात हो रही है तो दाहिना हाथ ही लेना है, ठीक है ना? ये नहीं कि दाहिने से बन नहीं रहा तो बाएं से बना लिया। समझ रहे हैं? इतनी सुविधा नहीं मिली हुई है। अब देखिए बायो सावर्ट के नियम का प्रयोग करके कई सारे क्या निकाले गए? चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग चालक तारों के कारण। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक परिमित लंबाई का चालक है, परिमित लंबाई का मतलब फाइनाइट लेंथ, मतलब जिसकी लंबाई आपको पता हो। तो मान लीजिए कि ये तार है, इसकी लंबाई आपको क्या है पता है कितनी है, जिसके छोर मालूम हो वही क्या है परिमित। मालूम है बस एक इसका किनारा यहाँ, एक किनारा यहाँ, ठीक। इससे हमें इस बिंदु पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। ये बिंदु इस तार से कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। इस तार के एक किनारे से बिंदु P को मिलाइए और दूसरे किनारे से बिंदु P को मिलाइए। एक कोण कितना मान लीजिए φ1 और एक कोण कितना मान लीजिए φ2। जब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, याद है किसी को मान? साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक। कहाँ से आता है डेरिवेशन? मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मतलब का नहीं है यहाँ फिलहाल। कहाँ से आता है? बायो सावर्ट के नियम से, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया परिमित लंबाई, दूसरा अपरिमित लंबाई। अपरिमित लंबाई इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ में यहीं पर साइन के φ1 90 हो जाता है, तो मान कितना मिल जाता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है ना। ये भी 90, ये भी 90, साइन 90 1, साइन 90 1, 1 2, 2 से 2 कट जाएगा 4, कितना जाएगा? 2 पाई ए। तीसरा वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, मान लीजिए ये कोई क्या है आपके पास? वृत्ताकार लूप, और ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो इसके केंद्र पर जब आप क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना मिलता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2, और जितनी इसकी त्रिज्या मानोगे, मान लो त्रिज्या करके ये है तो कितना आ जाएगा? 2a। क्लियर है? फिर एक आपने हो सकता है सूत्र पढ़ा हो, चौथा कहां पर? अक्ष पर। वृत्ताकार लूप की अक्ष पर। अक्ष पर का मतलब क्या है कि कोई अगर आपने लिया है इस तरह का वृत्त, मतलब ये ऐसे बना हुआ है, ठीक।
क्योंकि अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो मैं इसकी अक्ष नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसकी अक्ष कहाँ होगी बाहर, जैसे पंखा है तो ये पंखे की अक्ष देखिए कहाँ है, इसके बीच में। तो अगर हमने ये वाला वृत्त बनाया तो इसकी अक्ष ऐसे जाएगी, जो कि हम बना नहीं पाएंगे। तो वृत्त हमने किस तरह बनाया, इस तरह। अब इसकी अक्ष कहाँ से जाएगी, ऐसे। तो यहाँ से हम एक रफली डायग्राम बना सकते हैं। अगर इसकी त्रिज्या कितनी है a, और कितनी दूरी पर निकालना है, x दूरी पर, कितना आता है कोई बताएगा? कितना आएगा चुंबकीय क्षेत्र? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। क्लियर है? तो इसी में x का मान 0 रख दो ना, ये x यहाँ से दूरी है, अगर केंद्र में निकालना होगा तो x कम होते होते कहाँ जाएगा, यहाँ, यानी कि 0, x बराबर 0 रखिए, यही सूत्र फिर से मिल जाएगा। इसको 0 कर दिया, a स्क्वायर की घात 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ये क्यूब बचा, ये क्यूब से स्क्वायर कटा, नीचे बचा ये म्यू नॉट आई बटे 2। तो मेन डेरिवेशन यही है। इसी का एक केस कौन सा है, ये। क्लियर है? अब तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना तो हम सीख चुके हैं, लेकिन अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? तो जो दाहिने हाथ का आपने अंगूठे का नियम पढ़ा है उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। अभी आपने पढ़ा था कि अंगूठे को करिए धारा की दिशा में, उंगलियों को मोड़िए तो क्या पता चलेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। रिवर्स, उंगलियों को मोड़िए धारा की दिशा में तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए ये घूम रही है धारा, घूम रही है, मोड़िए उंगलियों को, अंगूठा कहाँ है, अंदर की तरफ। अगर धारा ऐसे घूमती तो ऐसे मोड़ते उंगलियों को, अंगूठा कहाँ जाता, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो कैसा है, अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। तो ये आप कब निकालेंगे दिशा, जब वृत्ताकार लूप दिया हो। जब क्या दिया हो, वृत्ताकार लूप। क्लियर है? अरे चाय को पिएगा भैया, ध्यान मार, गर्मी है, जो ठंडा पिला हुआ पिलाना। हाँ, कहाँ से हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। वृत्ताकार लूप की दिशा कैसे निकालेंगे, वही नियम है, चेंज कर दीजिए अंगूठे और उंगलियों को। उंगलियों को मोड़िए धारा की दिशा में, अंगूठा क्या बताएगा, क्षेत्र की दिशा। अगर धारा ऐसे बह रही है तो देखिए ये मोड़ी उंगलियां, अंगूठा कहाँ है, अंदर। अगर धारा ऐसे बहती तो ये मोड़ते उंगलियां, अंगूठा कहाँ है, बाहर। बात समझ में आ रही है हल्की फुल्की? ये है बायो-सैवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसके बाद सिलेबस आगे बढ़ता है एम्पियर के नियम पर, जो जिस तरह वहाँ गॉस का नियम उस तरह यहाँ एम्पियर का नियम। क्लियर है? और फिर उसके बाद ये चैप्टर दूसरी डायरेक्शन में भागता है, क्या, किसी आवेश, जब कोई आवेश, चैप्टर का नाम क्या है, गतिमान आवेश। तो आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो जाए तो उस पर क्या होगा, कितना बल लगेगा, क्या होगा, उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, जो कोई नोट कर रहा हो फिर आगे बढ़े। हाँ कर लो, कुछ नहीं पढ़ते तो लगता है अभी ये नोट कर रहे हो, बाकी सब कहता है। पढ़ने की इच्छा हो ना तो रेगुलर आइए। सबकी कोचिंग लगी होंगी 2 बजे से। अभी से कोचिंग पढ़ के 4 सुटा न चलेगा, यहाँ कोई पढ़ा है तो नहीं आ रहा कोई, क्यों डूबे, सही है, नींद तो नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत। बात न करें, हो गया तुम्हारा? एम्पियर का नियम,
बताएगा? एम्पियर से पहले गॉस का नियम बता दो, या गॉस की प्रमेय जो कहते हो। हाँ बोलो बोलो। गॉस की प्रमेय। हाँ तुम, हाँ बताओ बताओ। यही बैठ जाओ। और कोई बहुत बचकानी डेफिनेशन, थोड़ा सा और अगर इस तरह अगर बढ़ाया जाए तो कहाँ पहुंच सकते हैं? थोड़ा सा फ्लक्स का कोई सूत्र पढ़ा हो जिसकी सहायता से गॉस की प्रमेय कुछ अच्छे स्तर पर परिभाषित हो जाए, कुछ समाकलन टाइप का। बहुत हिंट दे दिया, अब तो बताओ कुछ। किसी बंद परिपथ के वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन परिपथ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, वो भी सही है तुम बता रहे हो, लेकिन इसलिए मैंने इसको पूछा है क्योंकि इसी की सहायता से खट्टे से क्या बताएंगे? एम्पियर का नियम। ठीक, वहां पर है वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। वहां है पृष्ठीय समाकलन। समाकलन का चिन्ह सब जानते हैं। पृष्ठीय और रेखीय का मतलब ये कि यहाँ पर ये क्या है? एस क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या लेना है? रेखीय समाकलन में लंबाई। बंद पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ds वहां क्षेत्रफल, यहाँ dl लंबाई। परिपथ द्वारा घेरे गए आवेश का, तो परिपथ द्वारा घेरी गई धारा का 1/ε0 गुना, तो यहाँ μ0 गुना। ठीक है ना? एक्चुअली म्यू है, लेकिन अब वो मान के चल रहे हैं कि हर जगह क्या है? निर्वात है, तो μ0 लिखते चले जा रहे हैं। बाकी वो लिखना क्या चाहिए पहले से? म्यू। जब कहे कि निर्वात है तब μ0। बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा घेरी गई धारा का μ0 गुना होता है। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, जो काम वैद्युत क्षेत्र में 1/ε0 का है, वो काम चुंबकीय क्षेत्र में μ0 का है। ठीक है, हर जगह। ये बहुत मतलब की बात है। जैसे वहां पर आपने नियतांक पढ़ा था 1/4πε0, यहाँ पढ़ा था μ0/4π। देखो यहाँ भी 1/4π लिखा है और यहाँ भी 1/4π लिखा है कि नहीं? यहाँ पर है 1/ε0 और यहाँ पर क्या है? μ0। 1/ε0 का जोड़ीदार कौन है? μ0। चेंज करते चले जाइए, बहुत सूत्र बन जाएंगे, यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ। बात समझ रहे हैं? वहाँ पर देखो ε0 1/, है तो यहाँ क्या आ गया? μ0। वहाँ आवेश, यहाँ धारा। ठीक, क्यों? क्योंकि आवेश से क्या उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र। और धारा से क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के साथ धारा जोड़ीदार है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र के साथ आवेश जोड़ीदार है। समझ रहे हैं? ये क्या है? एम्पियर का नियम। अब एम्पियर का नियम पढ़ने के फायदे ये थे, वही जो गॉस का नियम पढ़ने के फायदे थे, कि जो डेरिवेशन होते थे बड़े बड़े, जिनके बारे में मैंने बात की, μ0I/2πa, μ0I/2a, इस तरह के डेरिवेशन एम्पियर के नियम से आसानी से हल हो जाते हैं। मान वही निकल के आता है जो वहां से निकल के आया है। बात समझ रहे हैं? तो एम्पियर का नियम क्या बताता है? किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र की जब गोला लग जाता है तो मतलब परिपथ बंद है। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन घेरी गई धारा का म्यू गुना या μ0 गुना। ठीक है, म्यू को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। तो म्यू क्या है? चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। क्या बोलते हैं? चुंबकीय पारगम्यता, परमिएबिलिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े।
हेडिंग डालिए। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलिए देखिए जरा ध्यान से। बात आती है किसकी? मूविंग चार्ज की। ठीक, आवेश या तो ये स्थिर हो सकता है, स्थिर मतलब रेस्ट में, या ये क्या हो सकता है? गतिमान हो सकता है। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो दो तरह से गति कर सकती है। एक तो एक समान, असमान वेग कहने का मतलब है किससे? त्वरण से। भाई वेग परिवर्तित होगा तो क्या जाएगा? त्वरण आ जाएगा। जब कोई आवेश रेस्ट में होता है तो वो क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाता है? जब एक समान वेग से चलता है तो क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र तो बनाता ही बनाता है, और साथ में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और जब आवेश त्वरित होता है तो बनती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या बनती हैं? यानी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्लियर है? अब आवेश किसमें आ चुका है? गति में। तो हमें कौन सी गति पढ़नी है यहाँ पर? एक समान वेग। ये कहाँ पढ़ेंगे? लास्ट चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, उसका नाम ही है चैप्टर का, विद्युत चुंबकीय तरंगें। कहाँ से उत्पन्न होती है? जब कोई आवेश कैसी गति करे? त्वरित गति करे। कौन सी गति करे? त्वरित गति। अभी कौन सी गति करनी है उसको? एक समान। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए जरा। मान लीजिए कि हमने x दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र लिया। ठीक, जब इस तरह की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई जाती हैं तो इसका मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। समांतर और समदूरस्थ रेखाएं कैसी हो? समांतर हो, और किन्हीं दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो। इसको बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कांस्टेंट। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई आवेश है +q। ठीक, वो इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति कर रहा है। ठीक, तो जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। वो जो बल होता है वो उसके आवेश के समानुपाती होता है। वो जो बल होता है वो उसके आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, बोलो।
और जो ये बल होता है ये वेग के साइन थीटा वाले घटक के क्या होता है, समानुपाती। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब समझिए, ये v है, यहाँ से बना रहा है थीटा, तो यहाँ कौन सा घटक जाएगा, v cos थीटा, ठीक। और यहाँ कौन सा घटक जाएगा, v sin। कौन सा घटक लेना है, केवल साइन थीटा वाला। cos थीटा वाला यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का वही वाला घटक, वेग का वही घटक लेना है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो कहाँ हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, साइन थीटा वाला। बात क्लियर है? v sin थीटा, ठीक। मिला दीजिए इन सबको, तो f q v sin थीटा और कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, तो f बराबर हो जाता है q v sin थीटा। सदिश रूप में इसको लिखते हैं, तो लिखते हैं f q v क्रॉस v क्रॉस v। फिर से देखिए वही कहानी, सदिश c बराबर a क्रॉस b, दो सदिशों के सदिश गुणन से क्या मिल रहा है, तीसरा सदिश। इसकी दिशा कहां से देंगे, पेंच नियम, स्क्रू रूल। बाकी आपने इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, पढ़ा है, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। अरे ये तो हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा 12th में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि बाएं हाथ के अंगूठे, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, तर्जनी और मध्यमा। अगर बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार खोला जाए कि वो क्या हो, एक दूसरे के लंबवत, और अगर हमारी कौन सी तर्जनी कहाँ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा कहाँ हो, धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा कैसे पता चलेगी, दुनिया जानती है कि धारा कहाँ प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, ऋणावेश। कैसा आवेश है, ऋणावेश। तो अगर ऋणावेश के चलने के विपरीत है तो धनावेश के चलने की दिशा में हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर ऋणावेश के चलने के विपरीत है तो धनावेश, ये मेन कहानी बाकी है, अभी तनाव न ले, आराम से पढ़ो, ये सब अभी झांकी है, असली कहानी बाकी है। हाँ, ध्यान से मुद्दे पे आइए। यस सर। चुंबकीय क्षेत्र, धारा, अगर ऐसा आपने सेट कर लिया तो अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। समझिएगा ध्यान से। तुमसे कह रहा हो अगर कि प्लस क्यू चल रहा है इस दिशा में, ठीक है, तो इसका मतलब धारा किसी दिशा में चलेगी। बात समझ आ रही है नहीं? इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत चलती है। अगर माइनस क्यू यहाँ जा रहा होता तो धारा यहाँ आ रही होती। समझ रही नहीं? धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, ऋण आवेश, यानी कि धारा की दिशा ऋणावेश के विपरीत। तो ऋणावेश के अगर विपरीत है तो धनावेश की दिशा में हो गई, क्योंकि ऋणावेश और धनावेश क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ऋणावेश अगर इधर तो धारा इधर, और धनावेश अगर इधर तो फिर धारा इसी की दिशा में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करिए, तीनों उंगलियों को इस प्रकार खोलिए, उंगलियों और अंगूठे को, कि परस्पर लंबवत हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और बाहर की तरफ जेड अक्ष। क्लियर है? मैं हालांकि इस नियम का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग करते करते मेरी उंगली देखो टेढ़ी हो गई है। तो खतरनाक नियम है, ऐसे ऐसे बहुत करना पड़ता है इसमें। तो इसका हमने दूसरी व्यवस्था ढूंढी है, बताते हैं आपको, बिना इसके सब काम हो जाएगा। और इससे बहुत आसान तरीके से, इससे बहुत आसान तरीके। इसमें कभी ऐसे करोगे, कभी तुम भी ऐसे हो जाओगे। मान लो ऐसे हो तो गए, तो सीधे ना हो पाए। करते करते लक्ष्य की प्राप्ति में इतना आप लीन हो गए कि नहीं यार बन नहीं रहा, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। मान लो रिवर्स ना आ पाए, आपकी प्रत्याशा कम हो गई। प्रत्याशा जानते हैं ना, है ना? विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेना। अब मान लीजिए आप उंगलियां ऐसे मोड़ रहे थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, और आपकी प्रत्याशा धोखा दे गई। अब ये जीवन में फ्लेमिंग का नियम चलेगा, कुछ ना चल पाएगा। और समझ रहे हैं? तो ये बेकार है। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक था तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, दूसरे विकल्प हैं।
जिनकी सहायता से आप अपना काम कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। जी हाँ, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? उस दिन एक बच्चे ने बताई थी, कौन था? कुछ कहना तो नहीं? हाँ आप थे। समस्या निस्तारण खुश, संख्या पूरी रखो, ठीक है, जिससे आगे और भी योजनाएं उनसे आप लोगों को लाभान्वित किया जाए और आप लोग आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक? कोई समस्या हो टीचर्स को बताओ। हर महीने हम टीचर्स की बैठक करेंगे, हम भी कभी कभी आएंगे। आपको पहचानते हैं, आप आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर और वार्डा के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नए आए हैं, अभी नियुक्ति हुई है इनकी, तो आपके भी मोटिवेशन इनके लेक्चर करा देंगे कि आपको यूपीएससी और इसमें कैसे तैयारी करनी है, देते ही रहेंगे ये। सबसे इम्पोर्टेंट कि सर ex-IITian है। समझ में आया? तो ये है, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। संख्या में एक दो दिन आए थे, एक दो बच्चों से ना तो पढ़ाने वाले को मैंने आता है, ना ही प्रशासन उसमें रुचि लेता है। आप लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में आप तो रुचि भी हो, हम लोग भी आपके लिए कुछ और करें, सोचे नहीं थे, ठीक है। अभी ये झांकी है, असली कहानी बाकी चलो टॉपिक पे। हाँ ठीक, देखिए ये जितने भी प्लेन के नियम है सब यहीं से आए हैं। कहाँ से आए हैं? पेंच नियम से। तो इसको नोट करो, फिर मैं तुमको पेंच नियम सिखाता हूँ। आज आपको स्क्रू टाइट करना सीख जाओगे। बात नहीं, शांत बिल्कुल। कॉपी में नोट करिए जल्दी फटाफट। नोट हो गई। बात नहीं, हो गया? ठीक, चले आगे। चलो देखिए ध्यान से, पेंच नियम क्या कहता है पहले उसको समझ लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और प्लस का क्यू आगे कहाँ गति कर रहा है? ऊपर गति कर रहा है। ध्यान समझ रहे कि नहीं? अब बोलो, गति की दिशा हमेशा किसकी देखनी है? प्लस क्यू। मान लो तुम्हें यहाँ पे माइनस क्यू दे दिया सपोज दैट, तुम अपने दिमाग में सेट कर लोगे कि अगर माइनस क्यू ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्लस क्यू नीचे आ रहा होगा। मतलब देखना किसको है हमेशा? प्लस क्यू। देखना किसको है हमेशा? मान लीजिए प्लस क्यू कहाँ जा रहा है? ऊपर। अरे बोलो, देखो पेंच नियम क्या कहता है, जहां दोनों सदिश मिले, कौन कौन से दो सदिश हैं? बी और बी। ये है सदिश बी और ये है सदिश बी। कहाँ मिलना है? यहाँ पर। कहाँ? किसको रखिए? स्क्रू। किसको रखिए? स्क्रू। पहले से दूसरे की तरफ,
पहले से दूसरे की तरफ, पहले कौन आ रहा है बी, बाद में कौन आ रहा है बी, पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ, बी से बी की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ स्क्रू को घुमाइए। ठीक, जिस दिशा में स्क्रू यानी कि पेंच गति करे वही क्या होगी, एफ की दिशा। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, पेंच 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 ना, पेंच की जो गति की दिशा है भाई, पेंच की तो दो ही गति होती है, या तो पेंच टाइट होके अंदर जाएगा या पेंच ढीला होके बाहर आएगा। तो जब आप बी से बी घुमाएंगे, कहाँ घुमाएंगे, बी से बी, तो आप कैसे घुमा रहे हैं, इस तरह। याद करो कभी जीवन में पेंच घुमाया है, जब कसना होता है पेंच को तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की ऐसे। तो पेंच क्या होता है, कसता है, अरे ऐसे ऐसे नहीं घुमाते हैं। तो पेंच कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। बी से बी घुमाने में ऐसे, पेंच कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। पेंच कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो बल की दिशा कहाँ हो गई, अंदर की तरफ। अरे बोलो, मान लो V यहाँ होता और B यहाँ होता, तो फिर B से B ऐसे घुमाते। बात समझ रहे हैं, अरे बोलो। चलो अब आओ अपनी व्यवस्था में कि तुम्हें नियम कौन सा लगाना। हर जगह तुम पेंच नियम लगा नहीं पाओगे क्योंकि तुम 3D में काम कर नहीं पाते हो, काम कहाँ कर पाते हो, 2D में। तो एक तो अपने पास देखो, इसी को आप चेक कर लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। देखिए बी ऊपर है, बी नीचे है, सही है। शुरू करें, पहले तीनों उंगलियों को खोल लीजिए एक दूसरे के लंबवत। अरे वो ठीक है, पहले इन दोनों को सेट करना है, एफ को नहीं सेट करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तुमको पता है, पता तुमको क्या नहीं है, एफ नहीं पता है। ठीक, ये कहाँ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये कहाँ जाएगा, धारा की दिशा में। और धारा वहीं चलेगी जहाँ प्लस क्यू चलेगा, धारा वहीं चलेगी जहाँ कौन चलेगा, प्लस क्यू। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये ऊपर, अंगूठा कहाँ है, दिख रहा है, देखो सीधी हो जा, हाँ बी, ये ऊपर बी और ये अंगूठा कहाँ है, अंदर की तरफ, यानी कि एफ। अब इसका एक विकल्प है अपने पास, उसको बोलते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्या है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। सबसे आसान, सबसे सुरक्षित। हो गया सबका, तो ऐसा जिसने नाम ना लिखा हो, बात समझ रहे हैं। दाहिने हाथ की हथेली का नियम आसान, सुरक्षित और हाथों के लिए उपयोगी, रिस्क बहुत कम। ठीक, क्या कहता है, दाहिने हाथ को इस तरह खोलिए कि अंगूठा और उंगलियां 90 के कोण पे हो। ठीक, क्लियर है। अब करना यह है कि जितनी उंगलियां हैं इन सब को ले जाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कहाँ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठे को ले जाना है धारा की दिशा में। किसकी दिशा में, तो जो ये हथेली है, मालूम है सबको, हथेली ये होती है, ये नहीं होती है। हथेली कौन होती है, ये। तो जो हथेली है वो क्या बताएगी, बल की दिशा। ठीक, चलो उंगलियों को करिए क्षेत्र की दिशा में, कर दिया। अंगूठे को करिए धारा की दिशा में, धारा वहीं चलेगी जहां प्लस क्यू चलेगा। तो ये क्या बताएगी, हथेली। कहाँ है हथेली, अंदर की तरफ। कहाँ है हथेली, तो बल कहाँ है, अंदर। तो चाहे जिस तरीके से निकालिए आपको दिशा मिल जाएगी, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो है दाहिने हाथ की हथेली करिए। उंगलियों को करिए क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को करिए धारा की दिशा में। धारा वहीं जहां प्लस क्यू, धारा वहीं जहां प्लस क्यू। तो हथेली बताएगी किसकी दिशा, बल की दिशा। बोलो राइट है। अब मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग बताएंगे बल की दिशा कहाँ होगी। क्लियर है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, दोनों में यही नियम लगेगा। इसको लिखा रहने दो यहाँ, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही तार में, धारावाही तार पर लगने वाला बल,
लगने वाला बल। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है आपके पास, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, इसमें ये कोई तार रखा है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। ठीक, तो जो चुंबकीय बल लगता है इस पर, किस पर? तार पर, वो होता है F बराबर IBL sin थीटा। इसी वाले सूत्र से इसका डेरिवेशन हो जाता है 2 लाइन में। F बराबर IBL sin थीटा, इसको भी आप सदिश रूप में लिख सकते हैं F बराबर IL क्रॉस B। ठीक है, L देखो क्या है, लंबाई नहीं है, L है विस्थापन। L क्या है? विस्थापन। और L की दिशा वही लेते हैं जो किसकी दिशा हो? I की दिशा। L की दिशा में से कहाँ लेंगे? I की दिशा में। क्लियर है? अब ये भी बल लग रहा है तो इसके लिए भी बल की दिशा निकालने के लिए नियम चाहिए, सेम नियम। उंगलियां चाहे ये वाला लगा लो, लेफ्ट हैंड वाला, चाहे ये लगा लो, दोनों सेम। उंगलियां कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ? धारा की दिशा में। उंगलियां कहाँ? क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ? धारा की दिशा में। तो हथेली कहाँ? मतलब इस तार पर बल कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। कहाँ लगेगा बल? अंदर की ओर। क्लियर है? तो दोनों की, चाहे तार में दिशा निकालनी हो, चाहे आवेश में दिशा निकालनी हो, किसका यूज करेंगे? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है ना? उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा धारा या धन आवेश, धारा या धन आवेश की दिशा में। तो हथेली क्या बताएगी? नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं।
आपका समय नहीं पूरा है। समय एक बार छूट गया, दूसरा भी छूट जाएगा लग रहा है। चलिए, जब हम हमारा छूट सकता है तो तुम्हारा तो छूटा सकता है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दिशा निकालने में कोई समस्या होनी चाहिए। 6 के 6 कॉपी बना लीजिए, आपके हिसाब से जो हो रही हो उसको लिख लीजिए, फिर एक बार मिला के क्रॉस चेक करके देखते हैं। आराम लगे सभी थोड़ा अभी आराम से थोड़ा देर रुक जाइए। अपने हिसाब से जो आपको आंसर सही लग रहा है आंसर नियम वही लगाएंगे। कौन सा नियम? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। जिसको ज्यादा खतरों से खेलने का शौक हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाए। आप लोगों को किसने यहाँ आने के लिए कहा था? प्रिंसिपल साहब ने, क्लास टीचर? समय नहीं बताया था तो आने का समय था, बालक जाने का समय नहीं बताया था। देख लिया, यही तो जाल है। आना अपने समय से है, जाना हमारे समय से है। 5 बजे के पहले कोई नहीं जा पाएगा। 5 बजे के पहले कुछ नहीं लाइट लिया। आज जो है महिलाओं का एक व्रत है, जब महिलाएं व्रत रह सकती हैं तो पुरुष भी रह सकते हैं। अभी आप विश्वास मानिए, अभी इसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास है और बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री क्लास है। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कहाँ पढ़ा देते हैं सर? क्या पढ़ा है बताओ जरा कुछ। केमिस्ट्री और पढ़ाते हैं सर, और कुछ नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा, फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ाते, मैथ वगैरह? अच्छा, बेंजीन का सूत्र बताओ। बेंजीन का सूत्र बताओ। क्या यही पढ़ाते हैं सर? बारह करो, 13 करोगा।
हाँ भैया बताएं एक एक करके, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ तुम, इसमें बल कहाँ लगेगा? दाईं ओर। दाईं ओर कैसे लग सकता है? तुम बताओ। बाईं ओर बैठ जाओ, दाएं बाएं चलना है। तुम बताओ इस पर बल कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। नहीं अंदर क्यों लगेगा? प्लस के नीचे आएगी। सही, बाहर की ओर सही। देखिए कैसे, माइनस क्यू अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस क्यू कहाँ जाएगा? नीचे। उंगलियों को करिए क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को कहाँ करना है? धारा की दिशा में। धारा कहाँ चलती है? माइनस के विपरीत या प्लस के साथ। तो माइनस क्यू ऊपर तो धारा नीचे। दिख रहा है? हथेली कहाँ है? बाहर की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। बाहर मतलब डॉट, बाहर मतलब सही है। चलो इस पे आओ। अंदर क्यों? अंदर माने ऐसे ना। क्रॉस का मतलब जानते हो क्या होता है? क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है भैया, बल भी अंदर हो जाएगा। बाहर, पीछे बैठ जाओ। बल कहाँ लगेगा इस पर? बाहर की ओर। हाँ तुम बता रहे हो ये आगे। हाँ ऐसे कर रहे हो, मुझे लगा कि आओ देगा ऐसे। हाँ पीछे, बाहर की ओर। प्रवीण, उंगलियों को करिए क्षेत्र की दिशा में। क्षेत्र कहाँ है? अंदर। अंगूठे को करिए धनावेश की दिशा में। धनावेश कहाँ है? दाएं। हथेली कहाँ है? ऊपर। कहाँ है हथेली? इस पर बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर, यानी कि ठीक है। चलो नंबर 3 पे आओ। कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। उंगलियों को करिए बाहर। ठीक ऐसे बनेगा, दिख रहा है? उंगलियां बाहर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। धारा कहाँ जा रही है? इस तरफ। कहाँ है ये? हथेली कहाँ है? इस तार पर बल कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। ठीक। हाँ अंकित, इस पर कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? उंगलियों को करिए क्षेत्र की दिशा में। अंगूठे को करिए धनावेश की दिशा में। करिए, करो। अरे इधर चलना है, इधर करना है, करो। अपना अपना करिए सब लोग। इसको घुमा के इधर लाओ, इसकी दिशा में। अरे उंगलियां कर ली, अंगूठे को घुमाइए और थोड़ा इधर। ऐसे नहीं करना, ऐसे ही ना, नियम नहीं बदलना। 2 मिनट घुमाइए, ऐसे नहीं, ऐसे।
ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, देखो हाँ ऐसे, इसका घूम रहा हूँ बोर्ड पे है, चिंता नहीं करना इसे। हाँ घुमाइए, नहीं घूमेगा। इसलिए नहीं घूमेगा क्योंकि जब आवेश क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब 0 के कोण पर या 180 के कोण पर गति करता है तो कोई भी बल कार्य नहीं करता है। तुमने भी सूत्र भी पढ़ा था, F बराबर QBB sin थीटा। देखो B यहाँ है, B यहाँ है, थीटा 180, sin 180 0, और थीटा अगर 0 होता तब भी क्या होता ये 0। यहाँ पर F बराबर कितना है 0। ठीक है, जबरदस्ती में तोड़ लेना कि नहीं घुमा के मालूम हो जाए जो हो जाए। हाँ इधर आइए, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, उंगलियां नीचे, हाथ धारा की दिशा में, अंगूठा थैली कहाँ है बाहर, इस पर F कहाँ लगेगा बाहर की तरफ, डॉट बना दिया। इधर आ जाओ, ये ऐसे दिखा ऊपर, और ये प्लस Q इस तरफ। अरे बताओ बल कहाँ लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है बोलो, बस बैठे रहो, हल्ला नहीं मचाना।